केंद्र सरकार ने जो गरीबी की नई संख्या हमारे देश में घोषित की है, उससे कई तथ्य सामने आए। पहली बात तो ये है कि सरकार गरीबी को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित करती है। जब चाहे तब बढ़ा दे, जब चाहे तब घटा दे। दूसरी बात ये साबित हो गई कि ये संख्या घटाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी बिल में गरीबों के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन व्यवस्थाओं में लगने वाला धन इनके पास नहीं है, इसलिए ये संख्या घटा रहे हैं। ये पहले से इस बात की पेशबंदी कर रहे हैं ताकि अगर ये सवाल उठे कि इस फूड सिक्योरिटी बिल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, तो ये बता सकें अब गरीबों की संख्या इतनी कम हो गई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सामने सरकार की दो महत्वपूर्ण कमेटियों की रिपोर्ट है, एक तेंदुलकर कमेटी और दूसरी नरेश चंद्रा कमेटी। नरेश चंद्रा कमेटी ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी की परिभाषा में कितना किलो कैलोरी का इनटेक होना चाहिए स्वस्थ और सबल व्यक्ति में, और जिसके नीचे व्यक्ति को गरीब माना जाए, उसके आधार पर गरीबी के आंकड़े इकट्ठे किए थे और गरीबी को निर्धारित किया था। बहुत एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है, हर तरह से उन्होंने हिसाब लगाया था। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार ने ये 28.3% सरकार ने कट ऑफ डेट वैल्यू रखी थी, नंबर रखा था, उससे कहीं ज़्यादा गरीबी की संख्या है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो लोग जो न्यूनतम कम से कम जितनी किलो कैलोरी की ज़रूरत है उसको उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, उनकी संख्या सरकार की घोषित 28.3% से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर असली ढंग से सही मायने में इस संख्या को प्राप्त किया जाए तो ये लगभग 80% होगी। उनका मैं वाक्य पढ़ देता हूँ। The committee would therefore strongly recommend that the percentage of people entitled to BPL status should be drastically revised upwards to at least 50% in rural areas. No, at least 50%. Though the calorie norm of 2,400 would demand this figure to be about 80%. और यही संख्या करीब करीब अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट थी उसमें भी 79.8%। अगर इस परिभाषा को लिया जाए तो आप कैलोरीज किलो से बंद करो भाई, ये किलो कैलोरीज आप लेते हैं अनाज से, सब्जियों से, दूध से, जो भी आहार है उससे लेते हैं। तो ये 2009 की रिपोर्ट है। अब 2013 में अगर कीमतों की तुलना इससे की जाए, तब की कीमतों से अब की कीमतें, तो फिर इस कैलोरी की मात्रा को प्राप्त करने के लिए कहीं ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो सरकार के आंकड़े हैं कि इतने रुपए होने पर, इतने रुपया प्रति मास अगर आपके पास है तो आप गरीब नहीं हैं, ये भी झूठ साबित होता है। अगर 80 रुपये किलो दाल हो जाए, 65 रुपये किलो सब्जियां हो जाएं, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, यातायात के दाम बढ़ जाएं, तो फिर ये इस मूल्य का मतलब क्या रहता है। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि
आगे, this figure of 50% compares well with other data on undernutrition, such as 50% children being underweight and more than 75% women being anemic in rural India. One may also mention here that the World Bank has estimated, based on an international poverty line of $1.25 per day of income, adjusted for each country's purchasing power parity, which for India would be a little more than rupees 20 per day. The figure for those below this line in India at 42%, based on 2005 NSSO data. As poverty in India is higher in the rural areas, the World Bank figure for rural India should be around 44%. तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार की रिपोर्ट खुद कहती है. सरकार ने पहले इस रिपोर्ट पर बहुत भरोसा दिया था. बड़े बड़े लोगों की रिपोर्ट है. इसके सदस्य आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं. रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी एम शंकर, राघव गैहा इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पी साईनाथ हिंदू के संपादकीय विभाग में, मिस्टर कुरियन जो फॉर्मर एडवाइज़र थे प्लानिंग कमीशन में, हर्ष मंदर, फिर डायरेक्टर जनरल ऑन नेशनल सैंपल सर्वे, फिर रूरल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर मनोज कुमार सिंह कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट. तमाम लोग रूरल डेवलपमेंट के और भी कई हैं इसमें लगे हुए हैं. फिर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे. फिर श्रीमती अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, एनसी सक्सेना तो अध्यक्ष ही हो गए थे इसके, श्री एस.सी. गौतम, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र. और इनको ये टर्म दिया गया था कि टू रिकमेंड मोर सूटेबल मेथोडोलॉजी टू कंडक्ट द नेक्स्ट बीपीएल सेंसस विद सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल इंडिकेटर्स. उन्होंने ये बताया है कि भाई ये अच्छी बात ये होगी और सही बात ये होगी कि कौन आदमी को कितना आहार मिलता है जो उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी है न्यूनतम. अगर वो मिलता है तो उसको हम मान लेंगे कि यहाँ तक ठीक है. इससे कम मिलता है तो फिर वो गरीब है. ये साइंटिफिक परिभाषा है और जगह भी दुनिया में ली जाती है. तो कहने का तात्पर्य है, जहाँ तक अब उन्होंने तेंदुलकर साहब की रिपोर्ट पर विश्वास किया है, उसका कारण यह है कि तेंदुलकर साहब ने सरकार के एक महत्वपूर्ण बात को ये कहा था कि भाई आप हर बार बीपीएल को बेंचमार्क कहाँ रखेंगे इसका फैसला कीजिए आप, क्योंकि आपको हर सेंसस के बाद बीपीएल संख्या का निर्धारण करना पड़ेगा. तो कोई उसका ठीक ढंग से आपको उपाय निकालना चाहिए. और अगर आप आमदनी के ऊपर निर्भर करते हैं तो फिर उसमें कौन कौन से आइटम्स वो खरीदता है और खर्च करता है इसकी भी ठीक ढंग से परिकल्पना होनी चाहिए. आपने जो आपको लगा आपने निकाल दिया. अगर दूध महंगा है तो दूध निकाल दीजिए, और अगर सब्ज़ी में कोई सब्ज़ी सस्ती है तो वो डाल दीजिए. ये नहीं चलेगा. तो साल भर में जो वो चीज़ें कंज्यूम करता है उसका भी एक हिसाब लगाइए, और हफ्ते भर में क्या कंज्यूम करता है उसका भी हिसाब लगाइए, और महीने भर में क्या कंज्यूम करता है उसका भी हिसाब लगाइए. इन्हें मिक्स्ड करके दीजिए. ये बड़ी टेढ़ी चीखी रही, आसान नहीं है करना. हिंदुस्तान में किसी भी गरीबी के नीचे रहने वाले व्यक्ति की आमदनी का निर्धारण करना ये आसान नहीं है. और इसका एक उदाहरण श्री साईनाथ ने अपनी इस रिपोर्ट में दिया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वो मैं आपको बता दूं तो आपको भी आश्चर्य होगा. वो ये कहते हैं कि धारावी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्लम है, मलिन बस्ती है, जिसमें 10 लाख लोग रहते हैं, द लास्ट टाइम सच एन एक्सरसाइज, माने बीपीएल लोगों के पास किसके पास कार्ड हैं क्या नहीं है,
तो पिछली बार जब इसकी गणना की गई, द लास्ट टाइम सच एन एक्सरसाइज वॉज पुट टू यूज बाय गवर्नमेंट, धारावी, perhaps the biggest slum in all the world, and with a population of over 1 million, ended up home to just 141 BPL cards. तो कहते हैं कि अगर धारावी अमीर है तो फिर हिंदुस्तान सारा ही अमीर है, फिर गरीबी की और बीपीएल की गणना करने का मतलब ही क्या है? आप सीधे कहेंगे कि 10 लाख लोगों में केवल 141 बीपीएल कार्ड होल्डर्स थे। सच ये है, उन्होंने कहा कि आप का कोई पैमाना नहीं है, किसको कार्ड मिलना है, कहाँ नहीं मिलना है, कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, कोई इसके अंदर वैज्ञानिकता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि सरकारी आंकड़े ये वास्तविकता से बहुत दूर हैं। मैंने पहले भी ये बताया कि ये पहला काम इन्होंने ये किया है संख्या घटा के कि फूड सिक्योरिटी बिल में जो धन की आवश्यकता पड़े वो घट जाएगी। और तीसरी बात यह है कि अब राज्य सरकारों के ऊपर ये निर्भर है कि वो बीपीएल की संख्या अपने अपने राज्यों में तय करें और किसको देंगे किसको नहीं देंगे इसको तय करें। लेकिन केंद्र सरकार तो अभी से 21% लोगों की तुलना में देगी, इसके ऊपर जो देना होगा वो राज्य सरकारों को अपने जेब से देना होगा। तो सारे इस फूड सिक्योरिटी बिल का बोझ राज्य सरकारों पर ट्रांसफ़र करेंगे। कल कह देंगे अब तो 10% है गरीबी, और उत्तर प्रदेश कहेगा नहीं साहब हमारे यहाँ तो 40% है, और बिहार कहेगा 35% है, और उड़ीसा कहेगी कि इतने % है, झारखंड कहेगा, मतलब आप ठीक है तो आप दीजिए उनको, हमारी तो सिर्फ इतनी। तो ये भी एक इसके अंदर बहुत ख़तरनाक खेल ये खेल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए और राज्यों के ऊपर अनावश्यक बोझ डालने के लिए, और देश में गरीबी की संख्या घटाकर ये भी संकेत देना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी सुधर रही है और इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। हम तो देखिए हमने गरीबों की संख्या कितनी कम कर दी, आप पधारिए, बहुत लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं आपका सामान, देश में अमीरी है। ये इसके कई पहलू हैं, ये सामान ने ऐसे ही नहीं किया है इन्होंने, ये बहुत सोची समझी गहरी उनकी नीति है कि जिससे फूड सिक्योरिटी बिल भी पेश हो जाए और हम गरीबों के हमदर्द हैं ये भी साबित हो जाए, और पैसा भी कम से कम केंद्र को देना पड़े, और जिसको देना हो राज्य सरकार अपने बजट से दे। ये बहुत ही एक हास्यास्पद काम इन्होंने किया है, और ये समझते हैं शायद कि दुनिया बहुत भोली भाली है और इनकी सारी चालबाजियों को नहीं समझती है। मैं इनसे स्पष्ट आरोप लगाता हूँ, आई चार्ज देम, कि उन्होंने इस तरह से देश के गरीबों की मजाक उड़ाई है, देश के गरीबों का उपहास किया है और देश की जनता को गुमराह किया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हो रही है इस देश में वो निरंतर रुपए का गिरना है। सरकार बार बार कह रही है कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है, लेकिन उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अर्थव्यवस्था नहीं सुधर रही है, कि देश में रुपए की कीमत निरंतर गिरती जा रही है। सन 1973 में $1 8 रुपये का था, जो अब 60 रुपये का हो गया है। इसका मतलब है कि 40 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 750% कमज़ोर हो गई है। तब सुधर रही है, अगर कमज़ोरी को सुधार कहा जाता है तो ज़रूर सुधर रही है, पर अभी किसी डिक्शनरी में कमज़ोर होने को सुधरना नहीं कहा जाता। इससे देश की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है, और एक बहुत बड़ा नुकसान इससे उन छात्रों का हो रहा है जो विदेशों में पढ़ने के लिए गए हुए हैं। उनको पैसा यहाँ से जाता है, आज उनको ज़रूरत से ज़्यादा डॉलर उतने ही डॉलर देने के लिए उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ऐसी संभावना है कि बहुत से बच्चे
अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे और उनको लौटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, या उनके घर वालों को भारी मात्रा में कर्ज लेना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सकें। दूसरा, इस देश के सारे व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लग रहा है और उससे जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। आज हालत ये हो गई है कि जब हमारे वाजपेयी जी की अध्यक्षता की सरकार थी तो उस समय हमारे ऊपर विदेशी ऋण 112 बिलियन डॉलर था और हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा थी। आज 2013 में ये ऋण हो गया है 390 बिलियन डॉलर। 112 बिलियन डॉलर से बढ़ के 390 बिलियन डॉलर हो गया और अब डॉलर बढ़े हैं तो रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे इसको भुगतान करने के लिए। और अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है वो 25% शॉर्ट है इसको करने के लिए। दूसरी बात यह है कि एक अध्ययन ने ये बताया है कि विदेशी मुद्रा का आना जिस ढंग से लाई गई है और जिस ढंग से खर्च की गई है उससे भी रुपए की कीमत घट रही है। पहला तो यह है कि जो हम विदेशों से ऋण लेते हैं अगर वो किसी बुनियादी ढांचे में लगाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए तो उसका लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ खर्चा करने के लिए या पुराने कर्ज़े को चुकाने के लिए कर्ज़ा लेंगे तो उससे कर्ज़ा और बढ़ता है। जब हमारी सरकार थी तब इस शॉर्ट टर्म डेट का केवल फॉरेक्स रिज़र्व का 3.9% था। जितने रिज़र्व्स थे उसका 4% से भी कम हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट था, आसानी से भुगतान किया जा सकता है। आज ये 17% हो गया है, 4.25% बढ़ गया है। और ये था, अब मार्च ये था जब सरकार जीती है, यानी आई दोबारा 2009 में। अब 2013 में ये 33% हो गया है ऑफ द फॉरेक्स, और फॉरेक्स घट के 292 बिलियन रह गया है। तो इसलिए ये अर्थव्यवस्था में जब आपको डॉलर की बराबर ज़रूरत पड़ती रहेगी, आप डॉलर लाते रहेंगे तो रुपया गिरता रहेगा, डॉलर मजबूत होता रहेगा। उधर अमेरिकन अर्थव्यवस्था में सुधार आया है और उन्होंने क्या किया है कि अपने यहाँ जो उनके ट्रेजरी बॉन्ड्स थे उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं लेंगे। तो उनके बैंक के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, 2.5% 3% तक पहुंच रहा है। तो हमारी जैसी अर्थव्यवस्थाओं में से जो उनके बड़े व्यापारी हैं वो पैसा निकाल के अमेरिकन ट्रेजरी में दे रहे हैं। इसके भी आंकड़े बहुत चिंताजनक हैं कि किस तरह से हम लोगों के यहाँ से धन निकाल कर वो वापस अमेरिकन ट्रेजरी में दे रहे हैं, अमेरिकन व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। डॉलर और बढ़ेगा तो हम और गिरेंगे। इसी तरह से जो हमारे बहुत बड़े व्यापारिक घराने हैं वो पैसा लेते हैं, तो एक्सटर्नल कमर्शियल डेट्स और जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, इसकी जो भुगतान की तारीख आ रही है अब 2013-14 में, उसमें ये होगा कि हमें और अधिक डॉलर्स देने पड़ेंगे और हमारा रुपया और अधिक कमज़ोर होगा। 19 जून को हमारे यहाँ से जो कुल विदेशी मुद्रा बाहर गई कर्ज़े के रूप में, भुगतान के रूप में, वो अकेले उसी समय 5 बिलियन डॉलर थी। जब एकदम इतनी मुद्रा बाहर जाती है तो फिर रुपया और कमज़ोर होता है। तो इसलिए ये सवाल है कि ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये अगर सरकार इन पर ध्यान रखे तो रुपए की गिरावट रोकी जा सकती थी, मगर क्यों नहीं किया इन्होंने। ये
समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं और उन्हें ये मालूम है कि अगर विदेशी मुद्रा जाएगी, उसकी तो तिथि निश्चित है, जिस तारीख के लिए कर्जा दिया है उस दिन वापस करना पड़ेगा। तो आपने क्या इंतज़ाम किया उसके लिए? जब हमारी सरकार थी तब से अब तक इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 56% की वृद्धि हुई है टोटल डेट में मार्च 2013 तक। और वो जब सरकार ये आई थी 2009 में, तब का ये 2.5 गुना है। आरबीआई कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, के शॉर्ट टर्म डेट पेबल ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर इज $96.7 बिलियन। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जिनको 6 महीने या 1 साल में वापस करना होता है, उसके लिए $21 बिलियन देना होगा। और जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं वो $50 बिलियन वापस करने हो। तो ये $172 बिलियन आपको निश्चित रूप में वापस करने हैं। और इसके बाद आपके पास जो बचेगा उसी से आपको अपना काम चलाना है। लिहाजा रुपया सुधरने की दिशा में तो अभी कोई कदम नहीं है। सरकार का एक ही उपाय है कि एफडीआई लाओ, एफडीआई लाओ, एफडीआई लाओ, तभी रुपया बचेगा। लेकिन एफडीआई आएगी कैसे? अगर आपकी अर्थव्यवस्था अस्थिर है, अनस्टेबल है, अगर आपके पास भुगतान करने के लिए, वापस देने के लिए है ही नहीं, तो कोई आदमी किसी दिवालिये को कर्जा नहीं देता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये कहते हैं और इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम सुधरेंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अपनी व्यवस्था को बिना सुधारे इन्वेस्टमेंट की मांग करना, ये फिर जनता को गुमराह करना है और ये चलेगा नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के अभी ये जो हमने देखा है, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब ये कहते हैं कि 6% होगी, मुझे ख़तरा ये है कि कहीं ये 4% पे जाके ना अटक जाए, क्योंकि हमारे बैंक्स के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बड़े हैं। 40 लिस्टेड इंडियन बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आज 1.79 ट्रिलियन रुपीस, और पिछले साल ये थे 1.25 ट्रिलियन रुपीस। ये 43% की वृद्धि हो गई है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। और इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ठीक करने के लिए यूपीए जैसी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है? बैंकिंग के साथ साथ जो बिगेस्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो यूपीए 2 है। ए नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट कैन नॉट परफॉर्म, कैन नॉट इम्प्रूव द रूपी। ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने रसातल पर पहुंचा दिया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत परेशान है। पावर सेक्टर बहुत परेशान है। तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी कहाँ? बार बार हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं, और इसलिए मेरी ये मांग है कि संसद में प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें, वाइट पेपर ऑन इंडियन इकोनॉमी। रुपए को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को ठीक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन के लिए वो क्या कर रहे हैं। महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं उसका एक शेड्यूल बनाएं कि इतने इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। खुला बिल्कुल श्वेत पत्र होना चाहिए एज एन इकोनॉमिस्ट। और उसके बाद फिर देश की जनता के साथ उनको रूबरू होना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। उनके पास्ट रिकॉर्ड से ये साफ जाहिर है कि ये केवल किताबी अर्थव्यवस्था जानते हैं, ज़मीनी अर्थव्यवस्था नहीं जानते। और ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है।
और इस पर भारतीय जनता पार्टी सदन में पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार से जवाब तलब करेगी। यस सर। क्या चीज़? वैसे तो मिड डे मील भी खिलाया जा रहा है तो ये 12 रुपए में खाना खा सकता है, मैंने एक वक्त का, 2 वक्त का, और कैसा खाना। और ये दिल्ली में खा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ बनारस में नहीं खा सकता, देहात में 12 रुपए में नहीं खा सकता, जिसको खाना कहते हैं। वैसे तो घरों में जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाना मिल ही जाएगा, लेकिन अगर उस खाने की क्वालिटी क्या है, उस खाने में खिलाते क्या हैं, वो खाना बनता कहाँ है, उसका अनाज सब्सिडाइज्ड है क्या, सवाल ये हैं सारे उसमें। और अगर वो 12 रुपए में भरपेट खाना खा लेगा तो 8 रुपए में बाकी दिन भर में क्या करेगा? 20 रुपए तो उसकी आमदनी है औसत। और जैसा मैंने बताया ना कि सरकारी आंकड़े दोनों ही गलत हैं। न तो गरीबी की संख्या जो उन्होंने घटी हुई बताई है वो सही है, और न उनका ये क्लेम सही है। वैसे तो यहाँ दिल्ली में गुरुद्वारों में फ्री खाना मिलता है, मंदिरों में खाना फ्री मिलता है बहुत सी जगह, तो इसको क्या कहेंगे। मगर दूसरा ये बताएं कि 12 रुपए हैं कितने आदमियों की जेब में खाना खाने के लिए? दिन भर में 24 रुपए खर्च हो गए खाना खाने में, और 20 रुपए आमदनी है उसकी। तो ये क्या बातें वो कर रहे हैं? 5 रुपए में तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार खाना खिलाती है, और उसमें 2 चीज़ें होती हैं, दाल और चावल। और चूंकि छत्तीसगढ़ में अनाज का की बहुलता है, इसलिए वो लोगों को खिला रहे हैं। शायद सरकार ने उनकी नकल में सोचा होगा कि अगर छत्तीसगढ़ में 5 रुपए में खिला रहे हैं तो दिल्ली में 12 रुपए का ऐलान कर दो। हम हाँ, गरीबों की संख्या का तो सवाल ही है, वो तो बता ही नहीं सकते वो। और हम दूसरी बात यह है कि 12 रुपए हम देते हैं कांग्रेस वाले को, खाना खाए, उसमें क्या बात। और 5 रुपए भी दे सकते हैं, अभी दे दें 5 रुपए तो हम कहाँ है वो खाना, कहाँ मिलता है? ई फूड तो नहीं है ये, ऑनलाइन फूड अपना। ऐसा है, वो कहते हैं कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल कांग्रेस में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। रोटी वोटी तो नहीं है, बहस करते रहते। जो खाना मांगे भाई, एक नेता को 12 रुपए में एक दिन का खाना 24 रुपए में दे सकता हूँ। खाना खाए कहाँ, किसी होटल में जाएगा, कहाँ जाएगा ये बताए, खाना कहाँ खाएगा। लेकिन 12 रुपये 24 रुपये देंगे, दिन भर में खाना खा ले। हाँ मिस्टर वेंकट। Yes, both Chhattisgarh is also giving, Tamil Nadu is also giving to the poor people. Very good. Yes, I know it. And it was done by Kamraj, not now. It was started by Kamraj, midday meal and poor food. Yes. 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 But it is run by the government, no? The same is done by Chhattisgarh government. Here, where is the Congress government doing it? I am asking this question. Now you see, when gold comes, the dollar goes out. So in order to prevent the downfall of rupee, he has taken this step.
And I think that is a step long waited for. But it is too late and too little now. या मिस्टर हाँ किस चीज़ को? हाँ, हाँ रविंद्र आपका भी सर इसी दिग्विजय सिंह ने इस बाटला एनकाउंटर तो फर्जी एनकाउंटर कहा था। आज कोर्ट ने इस तरह से कह दिया कि ये फर्जी नहीं था, एनकाउंटर हुआ था और शहजाद को दोषी ठहराया। एनकाउंटर फर्जी नहीं था। कोर्ट ने सजा दी ना, किसे दी? जो अक्यूज था सज्जाद जिसने मोहनचंद शर्मा को वन ऑफ द एक्यूज ना। तो इसका मतलब है कोर्ट ने कहा कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था, यही तो मतलब है ना। तो फिर अब ये तो साफ है, दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए कि वो जो वो कह रहे हैं कोर्ट उससे सहमत नहीं है। और ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस के नेता फर्जी ही बयान हर जगह देते रहते हैं। ये गरीबी के आंकड़े भी उसी तरह के फर्जी हैं जैसे उन्होंने वहाँ कहा था। ये तो आदत है उनकी, एक कांग्रेस का की एक आदत है, अभ्यास है उनका कि हर चीज़ में गुमराह करो लोगों को। और ये तो क्लियरली वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, तो बहुत ख़राब बात थी। वास्तव में अब दिग्विजय सिंह जी को एक सभ्य व्यक्ति के नाते अपनी गलती को स्वीकार करते हुए देश से के सामने ये कहना चाहिए कि मैंने गलत बयानी की थी। मैं बता दिया, मैंने जो कहा इसका मतलब आप साफ समझते हैं। हाँ। Well, this is Mr. Mitra's personal opinion. हाँ मिस्टर राजीव When you were in power, you pushed ahead the economic reforms, sir. And now when the same policies are being pursued by UPA government, you are opposing it. What committee? When you were in power, हाँ, you pushed BJP and NDA government pushed ahead the economic reforms, sir. Now when the same policies are being pursued by UPA, your party seems to be opposing it. which policy? Like FTA policies or investments, sir. Which investment? That's economic policies. No, there is a lot of difference, you see. We never allowed this sort of fall of rupee, did we? In our case, the rupee was never not falling. The forex was full. And the current account deficit was within the limits. So, there is a lot of difference. They are not following any policy. As a matter of fact, this government is without any policy. Otherwise, this would not have happened. Our prices were stabilized, infrastructure was running, roads were being constructed, institutions were being opened. मिस्टर अमिताभ सिन्हा हाँ डॉक्टर साहब, अमर्त्य सेन ने कहा है कि अटल जी, आडवाणी जी, आप जैसे नेता थे जो भारत रत्न मिला था उनको। अगर आज लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, अगर अटल जी कहें तो मैं भारत रत्न लौटाने को तैयार हूं। तो आपको लगता नहीं आपकी पार्टी के सांसदों की मांग से वो ये भी उन्हीं की राय है। जैसे एक राय थी वैसी ये दूसरी राय है। अब ये व्यक्तियों की राय पर मैं कमेंट नहीं करता। मैंने बता दिया ना कि अभी तो ये व्यक्तियों की राय है, बस दैट्स ऑल। उसके आगे हम कमेंट नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपने अपने आप को बयान से अलग कर दिया है, पार्टी ने अपने आप को इस बयान से अलग कर दिया है, लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, दिग्विजय सिंह, शकील अहमद, वो पार्टी पे निशाना साध रहे हैं कि इससे पार्टी की मेंटेलिटी का पता चलता है। ये पार्टी में डिफरेंस में क्या डिफरेंट हो रहा है? जैसे शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं, थोड़ा सा इसको बताएं किसके लिए लगभग क्या असर है? अब मैं आपसे मिल रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे आप? मंगेश जी सर, ये ओवरऑल जो लेटर वाला मामला है, क्या वो भी कुछ संशयास्पद लगता है आपको? किसका मामला? कौन सा लेटर हाँ अब देखिए, इसमें तो एक ऐसा मामला लग रहा है कि कुछ कहते हैं कि हमारे हस्ताक्षर ही नहीं है, कुछ कहते हैं हमने किए ही नहीं है। तो वास्तव में तो इसकी जांच होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है और ये किसने कराया है इस प्रकार का एक जालसाजी का काम। तो अगर येचुरी जैसा व्यक्ति कहता है कि मेरा कभी हस्ताक्षर है ही नहीं, मैंने किया ही नहीं,
तो इट अपीयर्स टू बी ए केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन थ्रू सिग्नेचर्स, गलत सिग्नेचर कराएं, नकली सिग्नेचर कराएं या कहीं से उठा के कराएं, ही सेज इट लाइक दैट। तो इसकी जांच हो सकती है और जांच हो जानी चाहिए। स्पीकर सक्षम है इसकी जांच कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के मामले में, और राज्यसभा के सदस्यों के मामले में उपराष्ट्रपति जी सक्षम है। किसी ने लिखा भी है। मिस्टर राहुल श्रीवास्तव, India as a sovereign country, are you personally in favor of the principal opposition party leader going to America and pleading for the visa of a chief minister? Yeah, I think it is a misquoting. He has not pleaded. He has no, to the best of my knowledge. But should somebody plead like this? Are you in favor? No, why should one? It is America's right to grant visa to anybody or deny visa to anybody. It's not a party to party. वो मेरे लगने से नहीं होता तो देने वाली तो अमेरिका है भाई। तो अभी जहाँ तक मैं जानता हूँ मोदी जी ने अप्लाई भी नहीं किया। ये सवाल तो तब उठे जब उन्होंने अप्लाई किया हो। Sir, what do you think about the BJP should come under RTI or not? Should RTI. RTI? Under RTI, whether the political parties come. No, that has to be very carefully studied. Political parties cannot be subjected to RTI as the act is today. Why, sir? That is enough. I have said it. If you want to have a discussion or a symposium, we will have it. The political parties getting all the benefits from the government. Why the RTI? That is your view. I have heard it. This is you. Our view is that what you are saying is incorrect. Then why you are? I mean to say there is. We are welcoming that. लास्ट में सवाल है, पहले दिन शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे दिन वो नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या निकल सकते हैं? थैंक यू वो आपको जो निकालना हो सो निकालिए। मेरी निगाह में इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकलते। थैंक यू ये एक किसी की ओपिनियन है, उसने ओपिनियन दिए तो क्या करेंगे। As a member of parliament and as a senior person, he has made his opinion and he has said something which he believes. That's all. Sir, he has said that. He has not opposed anybody. He has not said anything against the party. He has expressed his opinion, his liking for something. Sir, he has said that if speaking truth is rebellion, then I am a rebel. क्या चीज? हु If speaking truth is rebellion, then I am a rebel. Shatrughan Sinha has said. थैंक यू तो ये तो है ही दुनिया में, आज से नहीं। ये तो बहुत पहले जब जेपी का आंदोलन था हम तब से कहते आ रहे हैं। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उसमें क्या बात है यार।